हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आपका सेट 2 का एग्जाम हो चुका होगा, क्लास 9th। कैसा हुआ मुझे जरूर बताइएगा। मेरे सैंपल पेपर से आपको कोई हेल्प मिली या नहीं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में मैं सेट 2 क्लास 9th का जो है आपका पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 7वां 2 का, 8वां 3 का, 9th क्वेश्चन 5 नंबर का और 10th क्वेश्चन 4 नंबर का है। और अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। बिल्कुल आसान। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं यानी समान होते हैं। और ये बात मैंने पेपर सोल्व करवाया, सैंपल पेपर, तब उसमें बताया भी था। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। यदि त्रिभुज एबीसी में AB और AC बराबर हैं, AB और AC क्या हैं? त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। ये त्रिभुज है, मान लो ABC, और AB और AC बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो वो समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन भी बेहद आसान है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर असमान और समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। समानांतर, समान या लंबवत, तो बिल्कुल आसान है। समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ऑप्शन ए। चौथे पर आ जाओ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वृत्त के केंद्र से एक ऐसी जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जो व्यास नहीं है, तो वो रेखा क्या है? अब इस क्वेश्चन को समझना कि भैया ये वृत्त है, ये कोई जीवा है, और केंद्र से एक ऐसी लाइन जा रही है जो इस जीवा को समद्विभाजित करती है यानी इसके मध्य बिंदु पर मिलती है, तो वो रेखा और कुछ नहीं बल्कि उस जीवा पर लंब होगी। दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड। ऑप्शन सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सभी कोणों का योग 360 होता है। और क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन मैं समझा चुकी हूँ, पहले असर्शन को चेक करना है ट्रू है या फॉल्स, और फिर रीजन को। वृत्त की परिधि पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। ये वृत्त है, ये व्यास है। व्यास थोड़ा सा सेंटर में से जाता है, तो ये व्यास है यानी अर्धवृत्त हो गया, तो ये कोण 100% समकोण होता है, तो ये सत्य है। इंग्लिश में कहूं तो द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज राइट एंगल, वो ट्रू है। व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। भाई अगर हम वृत्त ले रहे हैं और वृत्त का व्यास ले रहे हैं तो दोनों भाग बराबर होते हैं। द डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये भी बिल्कुल ट्रू है। लेकिन इस कारण का अभिकथन से कोई लेना देना नहीं है, कारण अभिकथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। अब आ जाओ सेक्शन बी, 2 नंबर का क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में, ये है बेटा त्रिभुज पी क्यू और आर, और पी आर और पी क्यू बराबर हैं और कोण आर 50 डिग्री का है। तो आपको क्या करना है कि पी कोण और क्यू कोण दोनों निकालने हैं। क्योंकि पी आर पी क्यू के बराबर है तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो पी क्यू के सामने वाला कोण आर और पी आर के सामने वाला कोण क्यू भी बराबर होगा, इसलिए कोण क्यू कोण आर के बराबर होगा। और कोण आर 50 डिग्री है तो कोण क्यू भी 50 डिग्री हो गया, एक कोण आ गया। दूसरी बात, कौन सा नियम लगाओगे? त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। पी हमें पता नहीं है, क्यू भी 50 डिग्री है, आर भी 50 डिग्री है, बराबर 180। 50 50 हो गया 100, बराबर 180 डिग्री। 100 को राइट साइड में ले जाओ तो कोण पी आ जाएगा 180 घटा 100, यानी कोण पी हो गया 80 डिग्री। तो पी आ गया
और क्यू आ गया, यही हमने करना था। ये भी बेहद आसान था, 7वां क्वेश्चन बेहद आसान है। 8वें पर आ जाओ। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाएं कि पी क्यू आर एस आयत है। मैंने इसका उल्टा दिया हुआ था क्वेश्चन, कोई नहीं, आना ही था कोई ना कोई तो। देखो पेपर में तो अब टीचर तो है सैंपल पेपर अपने हिसाब से बनाता है, पेपर वाला किसी और हिसाब से बनाता है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाता है सैंपल पेपर। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो पहले तो हम एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। इसका नाम हो गया ए बी सी डी। और पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का क्यू है, डी सी का आर है और ए डी का एस है। तो ये कहता है कि शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो पी क्यू आर एस को हम जोड़ रहे हैं, तो ये कहता है कि भैया ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ये दिखाओ। इसको मैं एक बार अलग अलग से बना लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, और ये भी, और ये भी। तो इसको आपने एक रेक्टेंगल दिखाना है। अब रेक्टेंगल का मतलब देखो, ये सवाल है 3 नंबर में। 3 नंबर में थोड़ा बहुत आपको लिख कर भी आना था कि दिया है, क्या दिया है वो आपने लिखना था कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, पी क्यू आर एस भुजाओं के मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। आयत का मतलब 3 चीजें आपने दिखानी है कि पी क्यू की लंबाई क्यू आर के बराबर है और पी एस की लंबाई, पी क्यू की लंबाई आर एस के बराबर है। पी क्यू की लंबाई आर एस के, देखो ध्यान से, पी क्यू की लंबाई आर एस के बराबर दिखानी है, पी एस की लंबाई आर क्यू के बराबर दिखानी है, पी एस की लंबाई आर क्यू के। और किसी एक कोण को अगर हम 90 डिग्री दिखा देते हैं, वैसे तो चारों ही 90, आयत में जो आपको आयत की परिभाषा मिलती है वो यही मिलती है कि एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 हो। समझ में आ गई मेरी बात? अब हम यहाँ एक रचना करेंगे और उस रचना में हम क्या करने जा रहे हैं कि AC को मिला दो। ठीक है, रचना में हम क्या कर रहे हैं, A को C से मिलाया। जिन बच्चों ने मेरा सैंपल पेपर देखा है उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। अब हम यहाँ लगाएंगे मध्य बिंदु पर में। तुम पहले ध्यान देना मैं क्या बता रही हूँ। हमने ये ले लिया त्रिभुज ABC, पी और क्यू इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होगी और उसकी आधी होगी। जो पी क्यू है वो AC के समानांतर और AC से आधी होगी। तो ये बात अब आप लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पी व क्यू क्रमशः AB व BC के क्या हैं भैया, मध्य बिंदु हैं। लिख दिया बच्चे ये बात, भाई P AB का मध्य बिंदु है और Q BC का। अतः मध्य बिंदु पर में से, अतः मध्य बिंदु पर में से क्या होगा कि जो PQ है वो AC की आधी हो जाएगी और PQ जो है वो AC के समानांतर हो जाएगी। हो गया यहाँ तक? भाई ये बात समझ आ गई कि जो पी क्यू है वो AC के समानांतर है। इसी तरह जब हम त्रिभुज ACD लेंगे, ध्यान देना भाई, ACD ये वाला त्रिभुज जब हम लेंगे तो S इसका मध्य बिंदु है, R इसका मध्य बिंदु है, तो ये रेखा AC के फिर समानांतर हो जाएगी और उसकी आधी हो जाएगी। तो अब आप यहाँ लिखोगे सिमिलरली त्रिभुज ADC में भी जो SR है वो AC का आधा है और जो SR है वो AC के समानांतर है।
यहां तक बात समझ आ गई। अब मेरी बात सुनो, जो पी क्यू है वो भी एसी का आधा है, जो एस आर है वो भी एसी का आधा है। इसका मतलब पी क्यू और एस आर बराबर हैं। तो भैया पी क्यू और एस आर बराबर हो गए। अब पी क्यू भी एस सी के समानांतर और एस आर भी, तो पी क्यू और एस आर समानांतर भी हो गए। तो अतः हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला कि पी क्यू एस आर के बराबर है और पी क्यू एस आर के समानांतर है। और जब एक ही चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजाएं समानांतर और बराबर भी हो जाए तो वो एक समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया का मतलब आमने सामने की भुजाएं। भाई देखो, इसको हमने आयत दिखाना है और पैरेललोग्राम हो गया, यानी ये भुजा तो इसके समानांतर बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो आधा काम तो हमारा हो गया। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब पी क्यू तो एस आर के बराबर हो गया और पी एस क्यू आर के, तो एक काम तो हमारा हो गया। ठीक है, ये जो हमने पहला पार्ट लिया था ये तो पूरा हो गया। अब समानांतर चतुर्भुज है, तो अगर एक कोण को भी मैं 90 डिग्री का दिखा देती हूँ, अगर इसके अंदर मैं एक कोण को भी 90 डिग्री का दिखा देती हूँ तो मेरी बात बन जाएगी। उसके लिए मैं अब क्या करूंगी कि बी और डी को भी मिला दूंगी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बी व डी को मिलाया, मिला दिया। अब ये तो एक रोम्बस है और ये जो ओ है ये रोम्बस के, ये जो बाहर भाई ए बी सी डी एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये जो ओ पॉइंट है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, को मिलाया। अब क्योंकि ए सी व बी डी एक समचतुर्भुज के विकर्ण हैं, क्योंकि AC व BD एक समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण 90 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, बाइसेक्ट करते हैं बल्कि, तो क्या आ जाएगा कि एंगल AOB हो जाएगा 90 डिग्री। इस बात को भी नोट कर लो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब हमें तो एंगल पी या क्यू या आर या एस को 90 का दिखाना है और हम इसको 90 का लेके बैठ रहे हैं। इसका अब हम यूज करेंगे, ध्यान से देखना। पी क्यू एसी के समानांतर है, इसी तरह पी एस बी डी के भी समानांतर है, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। इसको नाम दे दो, इसको कोई नाम दे दो। पी क्यू आर एस आ लिया ना, तो पी एल ओ एम ए, इसके बारे में बात कर रही हूं मैं, ध्यान से देखना। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगी, अब हम लिखेंगे क्योंकि जो पी क्यू है वो एसी के समानांतर है, तो इसका मतलब जो पी एल है वो एमओ के भी समानांतर हो जाएगा। सुनना मैं क्या कर रही हूं, ये लाइन इस पूरी लाइन के समानांतर है, तो इसका इतना सा भाग इस भाग के भी तो समानांतर होगा, यानी कि जो पीएल है वो एमओ के समानांतर होगा, जो पीएल है वो एमओ के समानांतर होगा। इसी तरह पीएम ओएल के समानांतर आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहीं पे करते हैं इसको, थोड़ा सा आपको डायग्राम भी दिखता रहना जरूरी है। सिमिलरली, एक मिनट, सिमिलरली क्योंकि जो पीएस है वो बीडी के समानांतर है, इसलिए पीएम किसके समानांतर हो जाएगा, एलओ के। तो पी एल एम ओ एक पैरेललोग्राम बन गया, और जब पी एल एम ओ एक समानांतर चतुर्भुज बन गया, ध्यान देना भी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पी एल एम ओ। ये जो मैंने डार्क कलर भरा है, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर होते, तो कोण ओ 90 का है, तो कोण पी भी कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। अब पी एल एम ओ समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण पी कोण ए ओ बी के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। अब कोण पी 90 डिग्री का है और पी क्यू आर एस भी एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस भी एक पैरेललोग्राम है, तो संगत जो आसन कोण है उनका जोड़ 180 होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण पी कोण क्यू कोण आर और कोण एस चारों हो गए 90 डिग्री के। इसलिए पी क्यू आर एस
क्या बन गई? एक आयत बनकर तैयार हो गई। तो 3 नंबर के हिसाब से थोड़ा लंबा था, लेकिन सही था क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। और अब देखते हैं बेटा सेक्शन डी और ई, दो रह गए हैं, दोनों ही बेहद आसान है। 9वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वृत्त की समान जीवाएं, ये क्या कहता है कि देखो ये एक वृत्त है, आप लिखोगे ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है। वृत्त में दो जीवाएं हैं, एक का नाम मान लो ए बी है और एक का नाम हमने मान लिया सी डी है। तो सबसे पहले आपको ये सारा लिखना पड़ेगा कि दिया है ओ केंद्र व आर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी जीवा बराबर है सी डी के। हो गया। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों की दोनों जीवाएं जो बराबर हैं वो केंद्र से भी बराबर दूरी पर है। अब केंद्र है ओ, किसी भी चीज की दूरी जब हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ओ से जो इसकी दूरी है वो ओ एम है और ओ से जो इसकी दूरी है ओ एन है। तो हमें क्या दिखाना है कि ओ एम और ओ एन बराबर हैं, सॉरी, ओ एम और ओ एन बराबर हैं, यानी कि दोनों जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हैं। ये हमने बताना है कि दोनों जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हैं। अब आप कर लो एक रचना। रचना क्या करोगे कि ओ को मिला दो ए से और ओ को मिला दो सी से या डी से, किसी से भी। तो ओ को ए व सी से मिलाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। कौन कौन से दो त्रिभुज होंगे वो? एक तो ये वाला त्रिभुज होगा और एक ये वाला त्रिभुज होगा। अब ये देखो भाई, अब जो ये हमने OM लिया है ये इसके ऊपर क्या है? लंब है। ठीक है, अरे पेन लेना था, मार्कर ले लिया। तो ये OM जो है वो इसके ऊपर क्या है? लंब है। भाई दूरी मैं बता चुकी हूँ परपेंडिकुलर होती है, तो पहले तो आप यही लिख दो, क्योंकि OM लंब है AB पर। ठीक है, और ON लंब है CD पर। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब AM तो MB के बराबर है और CN ND के बराबर है। भाई सुन रहे हो मेरी बात? ये लंब है, ये जीवा है, ये मध्य बिंदु है, तो ये दोनों भाग बराबर, ये दोनों। लेकिन भैया ये तो जीवा ही आपस में बराबर है। भाई जीवा ही आपस में बराबर हैं, लेकिन जब ए बी सी डी के बराबर पहले से ही है तो ए बी का आधा और सी डी का आधा बराबर हो जाएगा। ए बी का आधा हो गया ए एम और सी डी का आधा हो गया सी एन, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब उठा लो त्रिभुज। अब ले लो त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज सी एन ओ में। ठीक है, क्या क्या बराबर है भाई? देखो जरा, ए एम की लंबाई तो सी एन के बराबर है। कहां से आया? समीकरण नंबर 1 से, हमें ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी पड़ी। कोण ए एम ओ और कोण सी एन ओ दोनों 90 डिग्री के हो गए। क्यों? क्योंकि ओ एम अभी मैं लिख चुकी हूँ, इसको भी नाम दे दो। ऐसा करो, इसको नाम दे दो 1, ऐसा करो, इसको नाम दे दो 2, और यहाँ लिख दो समीकरण 2 से, और यहाँ लिख दो समीकरण नंबर 1 से। क्लियर हो गया? और तीसरी चीज, OA और OC दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। फिर से एक बार जल्दी से देख लें, इन येलो येलो त्रिभुज में ये दोनों त्रिज्या है, बराबर है। ये दोनों कोण 90 के हैं, अभी दिखाया है, और AM की लंबाई CN के बराबर है। तो RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो गया? जो त्रिभुज AMO है वो सर्वांग सम हो गया CNO के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो OM की लंबाई ON के बराबर हो जाएगी। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर
इक्वल। तो ये बेहद आसान सा प्रश्न था। और इसी की इंटरनल चॉइस में एक और प्रश्न है जो कि बाय चांस मैंने भी अपने सैंपल पेपर में डाला हुआ था। एक बार मैं नीचे स्पेस देखती हूँ उसको कराने के लिए है या नहीं है। स्पेस तो है। ये देखो जल्दी से यहीं से बता देती हूँ, मैं पेपर में भी करा चुकी हूँ कि ए बी सी डी के समानांतर है और सी डी ई एफ के समानांतर है और वाई और जेड का अनुपात 3:7 है। मैं यहीं पर करा देती हूँ इसका सॉल्यूशन कि वाई अनुपात जेड 3:7 है। तो हमने वाई को 3x मान लिया, जेड को 7x मान लिया और ये कोण नंबर 1 है। इसका फुल सॉल्यूशन आप मेरे सैंपल पेपर में देख सकते हो। मैंने पूरा सॉल्यूशन बताया हुआ है सैंपल पेपर में। आप लिखोगे कि CD की लंबाई EF के बराबर है और ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा। और बल्कि उससे पहले ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो एक और y बराबर होंगे। तो ये बात आप लिखोगे। तो कोण 1 तो कोण y के बराबर हो गया पहली बात। और कोण y और z का जोड़ 180 हो गया यानी कि 3x जमा 7x 180 हो गया। 10x तो x की वैल्यू 18 आ गई। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो y की वैल्यू आ गई 3x यानी कि 3 गुणा 18 यानी 18 3 54। अब फिर देखो ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है तो भैया x और y का जोड़ कितना होगा 180। तो x जमा y की जगह 54 रख दो 180 और x हो जाएगा 180 माइनस 54 यानी कि 10 में से 4 गए 6 126 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई। और इसका अगर कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे सैंपल पेपर में। जो सैंपल पेपर अपलोड किया था उसमें भी बाय चांस यही क्वेश्चन था तो वहां से देख सकते हो। और अब जल्दी से देखते हैं सेक्शन ई लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी है। ध्यान से देखेंगे। एक वृत्ताकार पार्क के अंदर के केंद्र ओ पर एक फव्वारा है। पार्क में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी खींची गई हैं। देखो भाई पहले तो पार्क बना लो। ये हो गया पार्क। ये फव्वारा है। दो जीवाएं हैं। एक का नाम ए बी है एक का नाम सी डी है। दोनों बराबर है बिल्कुल अभी हमने किया उसी पे है। आप ए बी और सी डी की केंद्र से दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। अभी अभी तो देखा है समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यहीं लिख दो दोनों जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हैं। बोथ कोर्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे पे आ जाओ। यदि पार्क की त्रिज्या 5 मीटर है और केंद्र से जीवा ए बी की दूरी 4, ये केंद्र है, जीवा की ये दूरी 4 है, ये त्रिज्या है जो कि 5 है। तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सुनो मेरी बात भाई। ए इस त्रिभुज पे फोकस करो। ये लंब है यहाँ तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मान लो ए एम। तो जो ए एम है वो पाइथागोरस थ्योरम से ए एम का वर्ग जमा ओ एम का वर्ग बराबर है ओ ए का वर्ग होगा। तो ए एम का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर है 5 का वर्ग। 5 का 25 4 का 16 25 में से 16 घटाओगे 9 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट करोगे 3 ए एम 3 आ गया। तो जो ए बी है वो 3 का डबल यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दूसरे भाग का उत्तर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तीसरा देखो भाई हद है ये तो वही क्वेश्चन फिर आ गया। समान जीवाओं और उनकी केंद्र से दूरी के बीच क्या संबंध है। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये तीसरे भाग का भी उत्तर है और पहले भाग का भी उत्तर है। पहला भाग फिर देख लो कि ए बी और सी डी की केंद्र से दूरी ए बी और सी डी बराबर है तो केंद्र से समदूरस्थ होंगी। और अब जल्दी से इसका चौथा भाग देखते हैं। भाग 2 में ए बी की लंबाई निकालने के लिए वृत्त का कौन सा गुण प्रयोग हुआ है। हमने इस गुण का प्रयोग किया है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तभी तो हमने ए एम की वैल्यू निकाली है। जीवा को
समद्विभाजित करता है। गुण तो यही रहेगा, यही नियम कहा जाएगा कि भाई ये जीवा है और केंद्र से इस पर लंब डल रहा है, तो एम निकल गया, एम की मदद से ए बी निकला है, तो हमने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको मैं बार बार कहती हूँ आप टेलीग्राम पर मुझे शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।